जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो हम जेकेएसएसबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। रीजनिंग वाले टॉपिक में एक टॉपिक जो है क्लियरली मेंशन है, दैट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो जेकेएसएसबी हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, पटवारी का, इवन फॉरेस्टर में भी रीजनिंग वाला कंपोनेंट है, प्लस कांस्टेबल में भी ये टॉपिक आपको दिखेगा। तो इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से स्टेटमेंट कंक्लूजन के जितने भी तरह के क्वेश्चन आज तक जेकेएसएसबी ने पूछे उन सबको कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको ये वीडियो कहीं पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे पहले ब्लड रिलेशन का टॉपिक आया हुआ है, तो रीजनिंग के साथ साथ टॉपिक करते चलो। ऐसे ही इंग्लिश के भी लेक्चर आ रहे हैं, तो वीक में एक एक दो लेक्चर हर सब्जेक्ट के आते जा रहे हैं, तो आप साथ साथ उनको कवर करते चलोगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ नहीं है, स्टेटमेंट कंक्लूजन बहुत सिंपल टॉपिक है। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। ये एक आपकी पहली स्टेटमेंट है, पहले इसका साइज थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये पहली स्टेटमेंट दी हुई है, ये सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है, ये कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं। इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे ये कंक्लूजन दिया हुआ है। हमें बताना है कि पहला कंक्लूजन सही है, पहला या दूसरे में से कोई सही है, दूसरा कंक्लूजन सही है, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट होगी और स्टेटमेंट के बाहर कंक्लूजन दिए जाएंगे। एक चीज याद रखना, स्टेटमेंट जो होगी उसके बाहर आप दिमाग नहीं लगाओगे, जो स्टेटमेंट दी गई होगी उसी के बेसिस में आप अपना कंक्लूजन तक निकलोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्टेटमेंट कंक्लूजन में एक दो चीजें याद रखनी है। पहली बात, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, याद रखना, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव होगा, कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल इसी की मैं बात करूं, देखो यहाँ पर बोल रहा है सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ एक्टर्स सिंगर्स है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, यहाँ पर कोई नॉट नो वर्ड का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है सम एक्टर्स आर सिंगर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। बट कंक्लूजन में देखो सम एक्टर्स आर डांसर, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट ये वाली स्टेटमेंट देखो नो सिंगर इज एक्टर, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि अगर आपकी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। इस तरह से आपको ये हेल्प मिलेगी, आप इजीली जो आपका आंसर है वहां तक पहुंच सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में एक तो डायरेक्टली मैंने काट दिया, बिना कुछ वेन डायग्राम बनाए ऐसे ही कट गया। अब मैं आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। देखो 5-10 मिनट अच्छे से मेरे साथ पढ़ लो ना, एक बार कंसेप्ट सीख लो, फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करो, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। अब देखो पहली बात आपने क्या करना है, देखो अगर आपको ये ए है, ये बी है मान लेते हैं, और ये सी है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको वेन डायग्राम आपने कैसे बनानी है। अगर आपको बोला हुआ है सम ए आर बी, अगर कहीं भी ऐसी स्टेटमेंट आएगी सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी हैं, तो आपने ऐसे बनाना, ये ए आ गया आपका, ये बी आ गया, तो सम ए आर बी जब बोला है तो तब आपने इस तरह की वेन डायग्राम बनानी है। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, मतलब ए का कुछ पोर्शन बी है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन ए और बी में कॉमन है। जब भी सम ए आर बी बोलेगा तो आप क्या करोगे, ए और बी में इस तरह से बना दोगे, ए और बी का इस तरह से वेन डायग्राम आएगी, ठीक है। सम ए आर बी के लिए मतलब कुछ भी दिया होगा, सम राम और श्याम, सम एप्पल्स आर बनानास, तो जब भी ऐसा आएगा तो आपने इस तरह की वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। अगर इसकी जगह आपको बोला होता ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए जो हैं वो बी में आते हैं, ऑल ए आर बी का मतलब है सारे के सारे ए किस में आते हैं, बी में आते हैं, तो आप क्या करोगे, ये आपका आ जाएगा ए, और ए पूरे का पूरा किसके अंडर आ जाएगा, बी के अंडर आ जाएगा। इस तरह से आपने मतलब ये आपका ए था और ये बी के अंदर पूरे का पूरा ए आ गया, मतलब बी बड़ा है, ए बी का बच्चा है, तो ऑल ए आर बी को इस तरह की आपने वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये डायग्राम्स पहले 2 मिनट अच्छे से समझ लो, फिर आपके क्वेश्चन ऐसे निकलते जाएंगे चुटकी बजाते हुए, ठीक है। तो देखो दो हमने देख लिया। अगर सम ए आर बी वाला क्या कंसेप्ट था, अगर ये हमारे पास ए है और अगर ये हमारे पास बी है, ठीक है, अगर ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो सम ए आर बी का इस तरह से वेन डायग्राम आएगा, ठीक है। ऑल ए आर बी का किस तरह से आएगा, ये हमारा ए आ जाएगा और ये पूरे का पूरा किस में इंक्लूड हो जाएगा, बी में इंक्लूड हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ऑल ए आर बी, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब अगर मैं बोलूं नो ए आर बी, कोई भी ए बी के बराबर नहीं है, तो उसकी डायग्राम कैसे आएगी, मतलब ये ए आ गया, ये बी आ गया, तो आप क्या करना, इसके बीच में क्रॉस लगा देना, इसका मतलब ये है कोई भी ए जो है वो बी में नहीं है, ठीक है, कोई भी ए बी में नहीं है। मतलब बेसिकली इन स्टेटमेंट्स का मतलब पता क्या होता है, सम ए आर बी का मतलब है कुछ ए जो है बी में है, सम ए आर बी का मतलब है कुछ ए बी में है, देखो ये कुछ ए बी में है। ऑल ए आर बी का मतलब सारा का सारा ए किसके बीच आ रहा है, बी के बीच आ रहा है, तो देखो ऑल ए आर बी इस तरह से आएगा। नो ए आर बी का मतलब ए का कोई भी पोर्शन बी के साथ मैच नहीं हो रहा, तो उसका ये वाला वेन डायग्राम
आएगा। ठीक है, अगर आपको ये तीनों वेन डायग्राम बनाने आ गई और ये आप याद रखोगे कि अगर आपकी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा स्टेटमेंट कंक्लूजन का जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बस इतनी चीज आपको याद है। अभी मैं आपको बनाता जाऊंगा और इस लेक्चर के बाद आप स्टेटमेंट कंक्लूजन में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहा है कुछ एक्टर्स सिंगर्स है। पहली बात तो ये है कि इसमें से ये स्टेटमेंट तो गलत मैंने करवा दी थी आपको। क्यों गलत करवाई थी? क्योंकि आपके दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट फिर भी हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम बना के। कहता है सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ एक्टर्स सिंगर्स हैं। तो सम वाला मैंने आपको बताया हुआ है, ए फॉर एक्टर लिख दिया, एस फॉर सिंगर लिख दिया, तो ये हमारी वेन डायग्राम बन गई सम एक्टर्स आर सिंगर्स। अब क्या बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है? ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, सारे के सारे सिंगर्स क्या हैं? डांसर्स हैं। तो इसकी डायग्राम ऐसे बनानी थी, सारे के सारे सिंगर्स क्या हैं? डांसर है। ये आपकी वेन डायग्राम बन गई। पहले तो आपको ये बनाना आना चाहिए। देखो क्या बनाया मैंने, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो सम एक्टर्स आर सिंगर्स कैसी आनी थी? एक ये आ गया आपका सिंगर्स, ये आ गया एक्टर, तो इस तरह की डायग्राम बन गई किसकी? सम एक्टर्स आर सिंगर्स। और फिर दूसरा कहता है कि सारे के सारे सिंगर्स डांसर्स हैं, तो सारे के सारे सिंगर डांसर्स के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अब कंक्लूजन, इधर से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? अब देखो डायग्राम ध्यान से देखो, सम एक्टर्स आर डांसर्स, कुछ एक्टर्स डांसर हैं। देखो ध्यान से देखो, अब यहां पर देखो आपने ये देखा, ये एक्टर्स है, ये डांसर्स हैं, ये सारे, ये पूरे का पूरा डांसर है, ये पूरे का पूरा क्या है? डांसर है। तो अभी देखो ना, ये वाला पोर्शन जो है ये एक्टर भी है और डांसर भी है ना? तो ये जो बेसिकली सम एक्टर्स जो है डांसर्स वाला ये पोर्शन आ गया ना आपका कॉमन पोर्शन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। हमें नहीं समझ आया सर, बिल्कुल समझ नहीं आया, वापस समझ लेंगे। देखो पहली स्टेटमेंट कहता है कि कुछ एक्टर्स जो हैं वो सिंगर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो एक्टर वाला पोर्शन है ये सिंगर है, कुछ एक्टर सिंगर है। दूसरा कहता है सारे के सारे सिंगर्स क्या है? डांसर्स हैं। सारे के सारे सिंगर्स किसके अंदर आते हैं? डांसर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? सम एक्टर्स आर डांसर्स, कुछ एक्टर डांसर हैं। तो भाई बिल्कुल है ना, ये जो एक्टर थे यहाँ पर वाले, जो एक्टर सिंगर के बराबर थे, और सिंगर तो डांसर में आ रहा है, इसका मतलब कुछ एक्टर जो है डांसर भी है। ठीक है, जो एक्टर बेसिकली सिंगर्स हैं वो डांसर के अंदर तो आ ही रहे हैं ना, डांसर के अंदर तो पूरे का पूरा सिंगर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सम एक्टर डांसर भी हैं। बट दूसरी स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपकी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी तरफ से सोचो, वैसे भी देख सकते हैं, कह रहा है नो सिंगर इज एक्टर, कोई भी सिंगर एक्टर नहीं। ये कैसे सही हो सकता है? देखो ना यार, ये सिंगर है, ये एक्टर, इसमें ये कॉमन पोर्शन है ना, इसका मतलब कुछ सिंगर एक्टर हैं। ये बोल रहा है कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब आपकी पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। तो पहला कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर है? अभी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बहुत क्वेश्चन इंक्लूड करें, सारे पीवाईक्यूज इंक्लूड करें तो आपको समझ आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, बस कंसंट्रेशन बना के पढ़ना। कह रहा है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारे के सारे हारमोनियम्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। तो सारे के सारे हारमोनियम किसके अंदर आ गए? इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गए। ऑल वाला रूल मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्लूट, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट किसके अंदर आ गए? सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट किसके अंदर आ गए? सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट के अंदर आ गए। तो ये किसके अंदर आ गए? फ्लूट के अंदर आ गए। ठीक है, इसका मतलब हारमोनियम थे थोड़े, सारे के सारे हारमोनियम किसके अंदर आ गए? इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट किसके अंदर आ गए? फ्लूट के अंदर आ गए। ठीक है, इसका मतलब कुछ मेरे पास, मतलब मान लेते 50 हारमोनियम थे, वो सारे के सारे किसके अंदर आ गए? इंस्ट्रूमेंट के अंदर। मतलब 100 एक इंस्ट्रूमेंट लगा लो वो होंगे, और 150 मेरे पास मान लेता हूं मैं फ्लूट होंगे। तो हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गए, इंस्ट्रूमेंट फ्लूट के अंदर आ गया। अब कंक्लूजन में क्या पूछा है? ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारे के सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट हैं। देखो ये पॉसिबल है? ये कह रहा है कि सारे के सारे, ये जो सारे फ्लूट है ना मेरे पास, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो बच्चा है ना फ्लूट का, तो इंस्ट्रूमेंट तो सिर्फ इतने पोर्शन में आया, ये वाले फ्लूट तो इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ये वाला पोर्शन तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसका मतलब सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब यार देखो ना, अगर ये चीज इस चीज के अंदर आ रही है, इसका मतलब ये चीज तो सारी इसके अंदर है, बट क्या ये सारी चीज इसके अंदर है? नहीं है। वो यही तो कह रहा है, वो कह रहा है सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है। नहीं भाई, फ्लूट बड़ा है, इंस्ट्रूमेंट छोटा है। सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट हैं, बट सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आपका बच गया फ्लूट का, ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, एक बार वापस बना के बता देता हूँ। देखो कह रहा था कि ऑल हारमोनियम, जितने भी हारमोनियम थे वो सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट किसके अंदर आते हैं? सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट के अंदर आते हैं। तो देखो ना, इंस्ट्रूमेंट फ्लूट के अंदर आ रहा है, ये कह रहे हैं कि सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, ये बाहर वाले जो फ्लूट है ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर थोड़ी आ रहे हैं,
फ्लूट बड़ी टर्म है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। सेकंड कह रहा है ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट, सारे हारमोनियम फ्लूट के अंदर आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, इंस्ट्रूमेंट फ्लूट के अंदर आता है, इसका मतलब सारे के सारे हारमोनियम किसके अंदर आते हैं? फ्लूट। देखो फ्लूट बहुत बड़ा है, उसके अंदर हारमोनियम है, तो इसका मतलब है सारे सारे हारमोनियम किसके अंदर आते हैं? फ्लूट के अंदर। तो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको क्वेश्चन धीरे धीरे समझ आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन। अब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो मैंने पहले रखे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट क्या है? सम मैंगोज आर येलो, कुछ मैंगो येलो कलर के, तो हम बना लेते हैं, कुछ मैंगोज हैं मेरे पास, वो कौन से कलर के हैं? येलो कलर के। ठीक है, सम है इसलिए इस तरह की डायग्राम आएगी, कुछ मैंगोज मेरे पास येलो कलर के। सेकंड कहता है सम टिक्सो आर मैंगोज, कुछ टिक्सो हैं वो मैंगोज हैं, तो मैंगोज और टिक्सो यहाँ पर आ जाएगा, इनमें भी कुछ कॉमन पोर्शन है। तो एक मैंने कहा सम मैंगोज आर येलोज, कुछ मैंगो येलो थे, और दूसरे ने कहा सम टिक्सो आर मैंगो, तो कुछ टिक्सो मैंगो है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कंक्लूजन में? सम मैंगोज आर ग्रीन। भाई यहां पर तो ग्रीन की बात ही नहीं हुई, क्या आपको दोनों स्टेटमेंट में कहीं पर ग्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन गलत है, क्योंकि हम थोड़ी बता सकते हैं मैंगोज ग्रीन है या नहीं है, अपने दिमाग से थोड़ी सोचना है, स्टेटमेंट को देखना है। पहली स्टेटमेंट कह रहा था कुछ मैंगोज येलो हैं, तो मान लिया कुछ मैंगोज येलोज हैं। दूसरा में बोला कुछ टिक्सो मैंगोज हैं, ये भी बना दिया, बट कुछ मैंगोज ग्रीन है कंक्लूजन में बोला, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने ग्रीन के बारे में कुछ स्टेटमेंट में बोला ही नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट जो है कंक्लूजन वो गलत हो गया। सेकंड, टिक्सो इज द येलो, टिक्सो बोल रहा है टिक्सो येलो है, आपको कैसे पता टिक्सो येलो? आप ध्यान से देखो, उसने बोला कुछ मैंगो येलो हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये वाले मैंगो येलो कलर के। अब कहता है कुछ टिक्सो मैंगो हैं, कुछ टिक्सो मैंगो, तो ये वाले टिक्सो मैंगो हो सकते हैं। ये कहता है टिक्सो येलो है, भाई कैसे येलो है? ये वाला पोर्शन देख लो, क्या ये येलो है? नहीं है। आपको क्या पता टिक्सो, टिक्सो का इतना बड़ा पोर्शन है, तो टिक्सो का कुछ ही पोर्शन मैंगो में है। मान लेते हैं ये मैंगो वाला बेशक येलो हो भी सकता है, बट ये बाकी जो टिक्सो का पोर्शन बच गया, क्या ये येलो कलर का है? नहीं, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि सारे टिक्सो येलो हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया मेरे को लगता है, मैं वापस बताता हूँ। कहता है कुछ मैंगो येलोज हैं, इतना तो समझ आ गया, मतलब ये मैंगो का पोर्शन येलो है। ठीक है, अब कहता है कुछ टिक्सो जो है वो मैंगोज हैं, मान लेते हैं ये टिक्सो जो है मैंगोज हैं, मान लेते हैं ये टिक्सो जो मैंगो है ये येलो कलर के ही हैं, ये वाले ही हैं। ठीक है, ये भी मान लेते हैं, बट फिर भी ये पूरा टिक्सो थोड़ी येलो हुआ, ये बोल रहा है टिक्सो है ही येलो कलर का है। जब भी सम की बात आ रही है ना, दोनों स्टेटमेंट सम की बात आ रही है, तो टोटल कैसे हो सकता है? टोटल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत थी, तो नीदर वन नॉर टू फॉलोज, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये थे एक तरह के क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन इस तरह के भी प्रैक्टिस करेंगे जो हमने ऊपर पढ़े। ये सेकंड तरह के क्वेश्चन है जो कि एसएसबी पूछता है एग्जाम्स में। ठीक है, आपने मुझे लगता है वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन यहीं से आए थे डायरेक्टली। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, बस इन क्वेश्चन में आपने जस्ट इतना दिमाग लगाना है कि अपने दिमाग से एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर नहीं डालना, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है बस उन स्टेटमेंट को आपने ध्यान में रखना है और कंक्लूजन पे मूव करना है। ठीक है, देखो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही थी, अपने दिमाग यूज नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लाना, स्टेटमेंट के बेसिस में कंक्लूजन देखेंगे। पहली स्टेटमेंट कहती है गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मैनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट एज डायरेक्टर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। तो ये सिंपली स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत टॉप रैंकिंग, जो टॉप रैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आते थे, उनको स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया, बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट एज डायरेक्टर ऑफ दीज इंस्टीट्यूट। मतलब ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी आईएएस अफसर को अपॉइंट कर दिया जिसको नॉलेज ही नहीं होगी मे बी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमारे स्पॉइल हो गए। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है, सिंपल इतनी। कंक्लूजन क्या कहता है, पहला कंक्लूजन कहता है गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंस इंस्टीट्यूट taking into consideration the expertise of the person in the area of finance। तो कंक्लूजन में ये चीज बोल रहा है कि गवर्नमेंट को अपॉइंट, डायरेक्टर तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट को अपॉइंट करना चाहिए डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बट कंसीडरेशन लेनी चाहिए एक्सपर्टीज ऑफ अ पर्सन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस के एरिया में जो लोग हैं उनकी एक्सपर्टीज लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, देखो यार ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कंक्लूजन करेक्ट है, वही तो बोल रहा था स्टेटमेंट में कि गवर्नमेंट ने टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इसलिए स्पॉइल कर दिया क्योंकि उन्होंने क्या करा, ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट कर दिया। कंक्लूजन में ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट को शुड
ये विल नहीं है, मतलब शुड है ना, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी वाला केस है, तो कंक्लूजन में आ सकता है। गवर्नमेंट को डायरेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अपॉइंट वो करने चाहिए जिनको पास थोड़ी एक्सपर्टीज हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन ठीक माना जाएगा यहाँ पर। सेकंड कंक्लूजन देखो, द डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंस इंस्टीट्यूट शुड हैव एक्सपर्टीज कमेंसरेट विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट। तो बस यही बात तो बोल रहा है कि बेसिकली जो डायरेक्टर होना चाहिए फाइनेंस इंस्टीट्यूट का, उसको थोड़ी एक्सपर्टीज होनी चाहिए फाइनेंस वर्क की, ठीक है। इसीलिए देखो, अगर उसको थोड़ी नॉलेज होगी तभी तो वो टॉप इंस्टीट्यूट हमारे स्पॉइल नहीं होंगे। तो यही तो स्टेटमेंट कह दिया था आपका। तो इसका कंक्लूजन में दोनों स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो कंक्लूजन में बोथ 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इतना सोचने वाला नहीं था। अब ये क्वेश्चन है, यहां पर आपका दिमाग चेक होगा, ठीक है। स्टेटमेंट कहता है पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। देखो, पहले खुद भी क्वेश्चन का आंसर ट्राई करा करो। ये वीडियो पॉज कर सकते हो ना, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप खुद क्वेश्चन का आंसर ट्राई करा करो, फिर एक्सप्लेनेशन को सुना करो। स्टेटमेंट कहती है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद डिप्लीटिंग रिसोर्स। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बोल रहा है, उसके बाद रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं। इज गोइंग टू बी द सिनेरियो ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इन डेज टू कम। तो ये सिनेरियो रहने वाला है बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री। जस्ट इसने इतनी बात कही है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरा रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, और यही सिनेरियो रहेगा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं आने वाले सालों में, ठीक है। कंक्लूजन, द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। क्या ऐसा इसने कहा है स्टेटमेंट के कि पॉपुलेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज की वो इंक्रीज नहीं होगी, विल नॉट कंटिन्यू। इसने ये थोड़ी बोला कि पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, इसने ये बोला है कि पॉपुलेशन इंक्रीज और रिसोर्सेज का कम होना, ये अब डेवलपिंग कंट्रीज का सिनेरियो रहेगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट होंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है तो पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज। तो ऐसा इसने नहीं बोला है, ये तो यही बोल रहा है पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन तो गलत है। सेकंड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड दिस पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो भाई ये तो कंक्लूजन आप निकाल सकते हो ना। कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, एक तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरे रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के लिए लोगों को डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में दिक्कत होगी। तो भाई अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो सेकंड आपका कंक्लूजन करेक्ट था, पहला कंक्लूजन यहाँ पर गलत था, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ होमवर्क। अभी वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, अच्छे से इसको पढ़ो। सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को पढ़ो, दोनों कंक्लूजन को स्टडी करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अभी मार्क करो, ठीक है। मैं पिन कर दूंगा बाद में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। और अगर मैं अभी बता दूंगा तो तुम लोग दिमाग अपना यूज नहीं करोगे, और अगर दिमाग यूज नहीं करोगे तो मतलब पेपर में कुछ नहीं होने वाला। ये कोई जीके वाला टॉपिक नहीं है कि लेट के सुन लिया, ठीक है। ये साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो तभी काम बनेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आपको पढ़ाने का, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। हाँ, ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है। द टीम मैनेजर, कोई टीम मैनेजर है, उसने ह्यूमिलिएट करा नलिन को इन फ्रंट ऑफ हिज कोलीग ऑन ट्यूसडे। तो देखो, अपने कोलीग के सामने किसी टीम मैनेजर ने ह्यूमिलिएट करा नलिन को, ठीक है, ये कह रहा है। कंक्लूजन क्या, देखो टीम मैनेजर ने एक पर्सन को उसके कोलीग के सामने क्या करा, ह्यूमिलिएट करा, बेइज्जती करी। कंक्लूजन, द मैनेजर डिड नॉट लाइक नलिन। मैनेजर नलिन को पसंद ही नहीं करता है, ये बात थोड़ी है। मे बी नलिन ने काम ही नहीं किया हो अच्छा, तो इस वजह से उसको बेइज्जती पड़ी हो। इसे नापसंद, आप कैसे बोल सकते हो कि नलिन जो है वो मैनेजर को नलिन पसंद नहीं है? तो कोई और रीजन भी तो रहा हो सकता है। और बेसिकली ये स्टेटमेंट में ये रीजन मेंशन नहीं है कि मैनेजर ने नलिन को पसंद नहीं करता, जस्ट इसने यही लिखा है कि मैनेजर ने नलिन को ह्यूमिलिएट करा कॉलेज कोलीग के सामने ऑन ट्यूसडे। बस इतनी स्टेटमेंट है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपना दिमाग मत लगाना है वहां पर, स्टेटमेंट के बेसिस में आपने कंक्लूजन तक पहुंचना है। सेकंड, नलिन वाज नॉट एज पॉपुलर एज हिज अदर कोलीग। कहां पर बोला है इसने कि नलिन इतना पॉपुलर नहीं था अपने कोलीग? जस्ट इसने बोला कि टीम मैनेजर ने ह्यूमिलिएट करा उसको कोलीग के सामने। रीजन कोई भी हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट आपकी कंक्लूजन करेक्ट है। तो कोई भी स्टेटमेंट कंक्लूजन यहाँ पर सही नहीं है। पहला था ओनली वन कंक्लूजन, ओनली टू कंक्लूजन, बोथ 1 और 2 फॉलो नहीं आएगा, तो नन फॉलोज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक बार, अब कई बार पता क्या होता है, आप जस्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ के जाते हो। मुझे पता है 100% बच्चे जो स्टेटमेंट कंक्लूजन के पता कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, मैंने पहले पढ़ा है 1 2 3 जो स्टार्टिंग में आए थे ना, ये क्वेश्चन नहीं देख के जाता और फिर पेपर में उसको पता ही नहीं चलता करना कैसे है। तो बेसिकली आपको हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं देख के जाने, जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी पूछ रही है तो उसका बेस्ट सोर्स PYQs है और उसी की हेल्प से आपको पढ़ाया जाता है। मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि जितना आप ऐसे सोचो ना ये MCQ सेशन है, भाई ये MCQ सेशन नहीं है, ये बात मेरी मान के चलो। आपको बेस्ट वे में इसके थ्रू समझाया जा रहा है, ठीक है। और बाकी बच्चे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट्री के लिए कमेंट कर रहे हैं, अभी मैं आपको वीडियो के एंड में उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं।
हाँ, अब चलते हैं वापस उन्हीं तरह के क्वेश्चन जो पहले हमने देखे। देखो ध्यान से इन क्वेश्चन पे मूव करना, अभी ऑल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल लाइंस आर कैट, सारे की सारी लाइंस क्या है, कैट है। तो जितने भी लाइंस हैं वो किसके अंदर आती हैं, कैट के अंदर आती है, मतलब सारी लाइंस कैट के अंदर आएंगी। कैट बड़ी टर्म है, लाइन छोटी टर्म। ऑल कैट्स आर हंटर्स, सारी की सारी कैट जो है वो हंटर्स हैं। सारी की सारी कैट क्या है, हंटर्स है, मतलब शिकारी हैं, ठीक है। इसका मतलब लाइन है बच्चा, लाइन कैट के अंदर आ गया और कैट हंटर्स के अंदर। तो क्या कंक्लूजन है, सारे के सारे हंटर्स लाइन है। भाई ये देखो वापस उल्टा कर गया, ऑल हंटर्स। भाई हंटर तो बहुत बड़ी टर्म है, सारे के सारे हंटर लाइन थोड़े, क्या ये वाले हंटर लाइन है, नहीं है, ये हंटर लाइन में नहीं आते। क्या ये वाले हंटर लाइन में आते हैं, ये भी नहीं लाइन में आते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत है। सारे के सारे लाइन हंटर के अंदर आते हैं, बट सारे के सारे हंटर लाइन के अंदर नहीं आते। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। सम हंटर्स आर लाइन, कुछ हंटर्स लाइन। देखो हंटर ये पूरा है, उसमें कुछ लाइन है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि सम हंटर्स आर लाइन, तो कुछ हंटर्स जो है हमारे पास लाइन है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। ऑल लाइन्स आर हंटर्स, सारे के सारे लाइन्स हंटर में आते हैं, ये स्टेटमेंट तो डायरेक्ट ही सही है। देखो ना, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइन है। देखो ये कह रहा है सारे लाइंस किस क्या है, कैट है, ये कैट आ गई, ये हंटर आ गया, सबसे बड़ा क्या हंटर। इस स्टेटमेंट क्या आता है, सारे लाइन हंटर्स हैं, मतलब सारे के सारे लाइन किसके अंदर आ रहे हैं, हंटर के अंदर आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि सारे के सारे लाइन किसके अंदर आ रहे हैं, हंटर के। तो ऑप्शन 2 और 3 आपका कंक्लूजन करेक्ट है और फर्स्ट वाला रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, बोथ 2 and 3 फॉलोस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया, फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ऑल पेपर्स आर बुक्स, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सारे के सारे पेपर्स जो हैं वो क्या हैं, बुक्स हैं। तो सारे के सारे पेपर्स किसके अंदर आ जाएंगे, बुक्स के अंदर आ जाएंगे। देखो सभी क्वेश्चन निकलेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस कंसेप्ट से बाहर निकलेगा, बट आपने दिमाग लगाना है कि क्या कह रहा है, सारे के सारे पेपर्स क्या हैं, वो बुक्स आते हैं। नो बुक इज अ कैलेंडर, कोई भी बुक कैलेंडर नहीं। अब आ गया ना नो वाला क्वेश्चन, कोई भी बुक जो है वो कैलेंडर नहीं है। मैंने आपको बोला था जब नो वाला केस होगा तो इस तरह से बनाओगे कि कोई भी बुक जो है वो कैलेंडर नहीं है, कि सारे के सारे पेपर बुक में आते हैं और कोई भी बुक कैलेंडर नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, सम पेपर्स आर कैलेंडर, कुछ पेपर कैलेंडर। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां पर ध्यान से सुनना। कहता है कि कुछ पेपर कैलेंडर हैं। देखो पेपर किसके अंदर आते हैं, बुक्स के अंदर आते हैं। पेपर सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, बुक्स, और बुक्स कैलेंडर के बराबर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब पेपर भी कैलेंडर के बराबर नहीं हो सकता। देखो ना, बुक्स एक बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये था पेपर, ये आ गया बुक। ध्यान से सुनो, ये है बुक, ये पूरा गया है बुक, और यहाँ पर कैलेंडर है। और मैंने आपको बोला कैलेंडर और बुक आपस में रिलेट नहीं करते, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर कैलेंडर और बुक का आपस में रिलेशन नहीं है तो बुक के अंदर ही तो पेपर आ रहा है, तो पेपर का भी कैलेंडर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है, कंक्लूजन ए हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आई होप आपको समझ आया। क्योंकि मैंने आपको बोला कुछ पेपर्स जो हैं, इसने क्या बोला, सारे पेपर्स बुक हैं, तो मतलब सारे पेपर बुक्स के अंदर आते हैं। और दूसरा कहता है कोई भी बुक कैलेंडर नहीं है, कोई भी बुक कैलेंडर नहीं, इसका मतलब कोई भी पेपर कैलेंडर नहीं है, क्योंकि पेपर तो बुक के अंदर ही आता है। अगर बुक ही कैलेंडर नहीं है तो उसके अंदर आने वाली चीज भी कैलेंडर नहीं हो सकती। तो पहला स्टेटमेंट आपको समझ आ गया हो, इसका कंक्लूजन आपने पढ़ लिया। नो कैलेंडर इज अ बुक, भाई ये तो करेक्ट है, उसने बोला है ना नो बुक इज अ कैलेंडर, इसका मतलब नो कैलेंडर इज अ बुक, कोई भी बुक जो है वो कैलेंडर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी दूसरी स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, ऑल बुक्स आर कैलेंडर, सारे बुक्स कैलेंडर है। भाई ये तो गलत है, ऑल बुक्स आर कैलेंडर कहां पर है, इसने स्टेटमेंट बोला कोई भी बुक कैलेंडर नहीं है, और यहां पर बोल रहा है ऑल बुक्स आर कैलेंडर, तो ये तो गलत है। यहां पर आपको सामने दिख रहा है बुक और कैलेंडर में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल बुक्स आर कैलेंडर तभी होता है अगर इस तरह की आपकी वेन डायग्राम बनती है। ये वेन डायग्राम नो वाली बन रही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपका कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो करेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2 विल फॉलो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन में इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपको वेन डायग्राम बनाना अब आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया, जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखे थे, मिक्स क्वेश्चन डालें। अब खुद भी अपना दिमाग यूज करो, ठीक है, खुद भी अपना दिमाग यूज करो। कहता है टूरिज्म मिनिस्टर अनाउंस सेवरल कंसेशंस ऑन टूर पैकेजेस फॉर अमेरिकन विजिटर। टूरिज्म मिनिस्टर है कोई, उसने अनाउंस करा कुछ कंसेशंस ऑन टूर पैकेज फॉर अमेरिकन विजिटर, तो मतलब अमेरिका से जो विजिटर्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ कंसेशंस दिए हैं, किसने, टूरिज्म मिनिस्टर ने, ठीक है। कंक्लूजन कहता है मोर नंबर अमेरिकन टूरिस्ट विल विजिट इंडिया, इसकी वजह से ज्यादा अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया को विजिट करेंगे। भाई खुद बात करो, क्या स्टेटमेंट में कहीं इंडिया की बात हुई है? टूरिज्म मिनिस्टर तो किसी भी कंट्री का हो सकता है, ठीक है। उसने कहा टूरिज्म मिनिस्टर ने अनाउंस करा कुछ कंसेशन ऑन टूर पैकेज फॉर अमेरिकन विजिटर, अमेरिकन विजिटर को टूर पे जाने के लिए उसने कुछ पैकेज कंसेशंस दिए।
ऑब्वियस है जब कंसेशन मिलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन आएंगे, बट इंडिया में क्यों आएंगे? यहाँ पर ये थोड़ी बोला गया था कि टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अगर ये बोला जाता तो अलग बात थी, यहाँ पर ये नहीं बोला है, इसका पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती, इसलिए अपना दिमाग यहाँ पर यूज नहीं करना। सेकंड देखो, नाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द एरिया ऑफ टूरिज्म, कह रहे कि अब जो गवर्नमेंट है वो टूरिज्म के एरिया में फोकस करिए। ऑब्वियस है टूरिज्म के एरिया में फोकस ही कर रही है, इसलिए उसने क्या करा, कंसेशन दिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। और यहाँ पर इंडिया की तो बात नहीं हो रही है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट में पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं है और कंक्लूजन में भी नहीं है, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन आपका ठीक है, पहला कंक्लूजन आपका गलत था। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्यों? क्योंकि आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर लगा देते हैं, हमें वो नहीं लगानी थी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये आप खुद करोगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, एक मैंने उस तरह का क्वेश्चन दिया ना, और एक दूसरा क्वेश्चन दिया, एक इस तरह का जिसमें आप वेन डायग्राम बनाते हैं। ये क्वेश्चन आप मुझे अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओगे, लास्ट में आंसर इसका भी मैं पिन कर दूंगा। कहता है कि कुछ मैंगोज फ्रूट्स हैं और कोई भी फ्रूट एप्पल नहीं है। अब आपने मुझे बताना है कि बेसिकली इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन कहता है, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में इतना डिफरेंस नहीं है। कहता है कि नो ट्रीज आर प्लांट, कोई भी ट्री प्लांट नहीं है, तो मतलब कोई भी ट्री मेरे पास प्लांट नहीं है, ये याद कर लेना, कोई भी ट्री प्लांट नहीं है। ठीक है, उसका कहता है ऑल वेजिटेबल्स आर सीड्स, सारे के सारे वेजिटेबल ट्रीज है, मतलब सारे के सारे वेजिटेबल किसके अंदर आते हैं? ट्री के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, बन गई वेन डायग्राम। अब सेकंड्स में वेन डायग्राम बननी चाहिए आपकी। देखो वापस बना के बता दो, कुछ मुश्किल नहीं था यार इस वेन डायग्राम, ये बिल्कुल सिंपल वेन डायग्राम थी। कहता है कोई भी ट्री प्लांट नहीं है, ये आ गया आपके ट्री, तो ये आ गया आपके प्लांट, तो कोई भी ट्री प्लांट नहीं है, कोई भी ट्री प्लांट नहीं है, यही इसने पहले कहा। दूसरा कहता है ऑल वेजिटेबल्स आर ट्री, सारी वेजिटेबल किसके अंदर आती है? ट्री के अंदर, तो सारी वेजिटेबल को मैंने ट्री के अंदर बना दिया। अब इसमें क्या कहता है, पहला देखो ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट, सारे वेजिटेबल प्लांट है, ये हो ही नहीं सकता। देखो उसने कहा है कि कोई भी ट्री प्लांट नहीं है और वेजिटेबल ट्री के अंदर आता है, इसका मतलब कोई भी वेजिटेबल प्लांट नहीं हो सकता। ठीक है, पहला तो समझ आ गया। नो वेजिटेबल इज अ प्लांट, कोई भी वेजिटेबल प्लांट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? देखो उसने कहा है कि कोई भी ट्री प्लांट नहीं है, ये ऊपर वाला केस ही आ गया, ऑलरेडी समझा चुका हूं। कोई भी ट्री प्लांट नहीं है और ट्री के अंदर ही तो वेजिटेबल, अगर कोई भी ट्री प्लांट नहीं है और ट्री के अंदर वेजिटेबल आ रहा है, इसका मतलब कोई भी वेजिटेबल प्लांट नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, ठीक है, और ये दूसरा घर है। अगर आपके घर के पापा जो आपके हैं, बड़े हैं पापा, उनका इस फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, तो उनके बच्चों का भी इस फैमिली से कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब अगर बड़े का रिलेशन नहीं है तो उसके अंदर जो आने वाली चीजें उसका भी रिलेशन नहीं होगा। वही कह रहा था कि अगर देखो ट्री का रिलेशन प्लांट के साथ नहीं है, तो ट्री के अंदर आने वाले वेजिटेबल का भी प्लांट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेना, वो भी इसका आंसर ऑप्शन सी ही आपका आएगा, वो ऑप्शन भी गलत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, एक दो क्वेश्चन रह गए, अब जल्दी से इनको कंक्लूड कर लेते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा अभी इसका क्या है। जो पहला कहता है ऑल बनानास, जितने भी हमारे पास बनानास हैं वो सारे येलो कलर के हैं, तो सारे बनानास कौन से कलर के हैं? येलो कलर के हैं, तो बना दिया सर, कोई मुश्किल नहीं था। ऑल बनानास आर येलो इन कलर। नो येलो कलर थिंग्स आर एक्सपेंसिव, तो कोई भी येलो कलर थिंग जो है वो महंगी नहीं है, तो कोई भी येलो कलर थिंग एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब येलो कलर थिंग सारी मतलब सस्ती हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, तो पहला कह रहा था कि सारे बनानास येलो कलर के हैं, तो सारे बनानास को मैंने किसके अंदर डाल दिया? येलो, मतलब येलो पापा हैं, बनाना बच्चे हैं। और कोई भी येलो कलर चीज जो है एक्सपेंसिव नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस करके येलो और एक्सपेंसिव के बीच में क्रॉस बना दिया। ठीक है, अब कंक्लूजन कहता है कि सारे बनाना जो है एक्सपेंसिव। भाई अगर कोई भी येलो एक्सपेंसिव नहीं है तो येलो के बच्चा बनाना भी एक्सपेंसिव नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। अगर पापा किसी के साथ रिलेशन नहीं रखते, पापा का बच्चा भी किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा। अगर पापा महंगे नहीं है तो पापा का बच्चा बनाना भी महंगा नहीं होगा, तो ये कह रहा है कि सारे बनाना एक्सपेंसिव होंगे, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। सेकंड कहता है येलो कलर थिंग्स आर नॉट एक्सपेंसिव, तो भाई यही तो कह रहा है, यहाँ पर कह रहा था कि कोई येलो कलर थिंग एक्सपेंसिव नहीं है, तो यही तो कह रहा है येलो कलर थिंग्स आर नॉट एक्सपेंसिव, तो ये तो करेक्ट है। तो येलो कलर थिंग्स आपकी कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कंक्लूजन ही सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बच गए, जल्दी से कवर कर लेते हैं। कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया है, फ्री, ये क्वेश्चन हमारा, हाँ बनाना वाला क्वेश्चन हो गया ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखना, 15 क्वेश्चन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैज अनाउंस फ्री एजुकेशन फॉर ओबीसी स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल, तो गवर्नमेंट स्कूल में जो ओबीसी स्टूडेंट हैं उनके लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की। ठीक है,
इसकी वजह से क्या कंक्लूजन निकल सकता है? मोर ओबीसी स्टूडेंट विल टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेंगे गवर्नमेंट स्कूल में। बिल्कुल, ये तो ठीक है ना कि अगर सपोज करो अगर गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन कर दिया, अगर मैं तुम्हें बोलूँ सब कुछ फ्री है तो पढ़ने के लिए, तो तुम ऑब्वियस है वहाँ पर जाओगे। मे बी आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप नहीं जा पाओगे, बट जब फ्री कर दिया तो आप जा सकते हो। इसकी वजह से जो है एडमिशन बढ़ेंगी गवर्नमेंट स्कूल में। स्टूडेंट विल नॉट स्टडी इन स्कूल, भाई ये कैसी हो सकती है? ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि अगर फ्री एजुकेशन ओबीसी स्टूडेंट को मिल रही है तो वो स्कूल में जाएंगे ना, वो पढ़ेंगे, तो वो नहीं पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं था। इसका ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फॉर टुडेज लेक्चर। इसके साथ आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन के सारे जितने भी तरह के जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम रीजनिंग का कोई नया टॉपिक देखेंगे, बट उससे पहले जो है आपको मैं थोड़ा फॉरेस्टर के बारे में आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चनिंग को कह रहा है, क्या स्टेटमेंट है, ऊपर इतना नहीं राम कथा नहीं पढ़नी हमने, यहाँ से देखो स्टेटमेंट क्या है। ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल, सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या है? एनिमल्स है। सारे इंसेक्ट्स एनिमल्स में आते हैं, तो ये तो बन गया हमारे पास। सेकंड, सम इंसेक्ट्स आर रेप्टाइल्स, कुछ इंसेक्ट जो है वो रेप्टाइल्स हैं। यही तो बनेगी डायग्राम। वेन डायग्राम बन गई, काम बन गया। वेन डायग्राम नहीं बनी तो फिर बैठे रहना वहाँ पे पेपर में, ठीक है। इसलिए बार बार क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। कुछ इंसेक्ट जो हैं, ऑल इंसेक्ट सॉरी, सारे इंसेक्ट एनिमल्स में आते हैं, तो सारे इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं? सारे इंसेक्ट एनिमल्स में आते हैं, तो यही तो डायग्राम बनेगी। और कुछ इंसेक्ट रेप्टाइल हैं, कुछ इंसेक्ट हमारे रेप्टाइल्स हैं, तो ये बन गई डायग्राम। अब कंक्लूजन क्या कहता है? सारे एनिमल्स रेप्टाइल है। भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है सारे एनिमल्स रेप्टाइल्स हैं? ये नहीं हो सकता। देखो ना, एनिमल में ये पोर्शन है, इतना बड़ा पोर्शन है, ये क्या सारा? कुछ रेप्टाइल इंसेक्ट्स में आते हैं, जस्ट इतना पोर्शन जो है बेसिकली ये कंबाइन होता है, बट एनिमल तो बहुत बड़ा है, तो सारे एनिमल रेप्टाइल नहीं हो सकते। कह रहा है नो रेप्टाइल इज एन इंसेक्ट, कोई भी रेप्टाइल इंसेक्ट, अगर कोई भी रेप्टाइल इंसेक्ट नहीं है तो ये कॉमन पोर्शन कैसे आ गया? तो बेसिकली ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ना यार, ये पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ये इस स्टेटमेंट देखो, सम इंसेक्ट्स आर रेप्टाइल, तो कुछ इंसेक्ट जो हैं वो हमारे पास रेप्टाइल भी हैं। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन पोर्शन है, और यहाँ पर बोल रहा है कोई भी रेप्टाइल इंसेक्ट नहीं है, तो ये गलत है ना। सम एनिमल्स आर रेप्टाइल, कुछ एनिमल्स रेप्टाइल हैं। हाँ बिल्कुल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे करेक्ट है? देखो एक बार वेन डायग्राम बना के साफ साफ बताऊंगा। वेन डायग्राम क्या थी? सारे इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं? सारे इंसेक्ट एनिमल्स के अंदर आते हैं। सारे इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट रेप्टाइल हैं, कुछ इंसेक्ट्स हमारे पास रेप्टाइल हैं। ये आपकी वेन डायग्राम थी। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कुछ एनिमल्स रेप्टाइल हैं। देखो अब मेरी बात सुनो, ये जो पोर्शन है इंसेक्ट, ये सारे के सारा किसके अंदर आ रहा है? एनिमल के अंदर आ रहा है। और ये इंसेक्ट का ये वाला पोर्शन रेप्टाइल है, तो भाई इंसेक्ट रेप्टाइल है ना, कुछ कुछ इंसेक्ट रेप्टाइल हैं, और सारे के सारे इंसेक्ट किसके अंदर आ रहे हैं? एनिमल का। इसका मतलब कुछ एनिमल भी रेप्टाइल हैं। मैंने आपको बोला ना, अगर पापा जिससे रिलेट करते हैं तो बच्चा उससे रिलेट करेगा, पापा नहीं करते तो बच्चा नहीं करता। तो यहाँ पर देखो बच्चा रिलेट कर रहा है ना रेप्टाइल के साथ थोड़े से पोर्शन में, तो बच्चा तो पापा के बीच में ही आ रहा है, तो पापा भी रिलेट कर रहे हैं रेप्टाइल में कहीं ना कहीं। तो बेसिकली जो है इन दोनों में भी कुछ रिलेशन है, तो सम एनिमल्स आर रेप्टाइल। तो कॉमन पोर्शन आपको सामने दिख रहा है यार, ये रेप्टाइल है, ये इंसेक्ट है, और इंसेक्ट सारे एनिमल के बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब एनिमल और रेप्टाइल के बीच में भी ये कॉमन पोर्शन आ रहा है, तो इसका मतलब सब रेप्टाइल्स आर एनिमल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप इसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। और देखो अभी कमेंट सेक्शन में बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे। एक तो आप कमेंट कर रहे हो इंडियन इकोनॉमी का ना, कि इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड पटवारी वाले बच्चे कमेंट करें कि इंडियन इकोनॉमी के सर कुछ क्वेश्चन कराओ। देखो इंडियन इकोनॉमी के PYQs पे मैं सेशन ले आऊँगा 1-2 दिन में, ठीक है आपके लिए। इंडियन इकोनॉमी ऑल तो मैंने पढ़ाई है, बट उन PYQs के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, PYQs करवा दूंगा, आपका काम बन जाएगा। और जो उसके बाद प्ले लिस्ट बताऊँगा वो देख लेना, ठीक है। एक तो आपकी ये डिमांड बहुत उठ रही थी। उसके बाद साइंस एंड टेक की जो डिमांड उठा रहे हैं भाई, आप देखो प्ले लिस्ट जाओ, साइंस एंड टेक मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा दी हूँ, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो, एक तो जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे बोल रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे जो हैं, आपको जो है अभी तो आपका फुल फ्लेज सिलेबस नहीं आया, बट जीके मैथ रीजनिंग तो आपको आनी ही आनी है। तो जीके जैसे रिवर्स लेक्स की वीडियो आ रही है ना, कल भी लेक्स की वीडियो आई है, उसी तरह जो है मैथ रीजनिंग के भी लेक्चर आए, तो इनको साथ साथ करते चलो, जब तक आपके सिलेबस आता है ये साथ में कवर कर लो। अब फॉरेस्टर के बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि सर आप फॉरेस्टर का नहीं पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे। भाई ये फॉरेस्टर के सिलेबस में है। उसके बाद हम जीके कर रहे हैं जो फॉरेस्ट के सिलेबस में है, रिवर्स लेक ज्योग्राफी में आती है, हिस्ट्री के लेक्चर्स भी हैं। आप साइंस की डिमांड कर रहे हो कि सर साइंस स्टार्ट करो। देखो अगर मैं डिले कर रहा हूँ, हैव पेशेंस में कुछ अच्छा ही लाऊंगा, ठीक है। मैंने आपकी 100 MCQs के बेसिस में एक सीरीज स्टार्ट करनी है, कल परसों 2-3 दिनों में स्टार्ट कर दूंगा यार, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। पहले बायोलॉजी के करवाऊंगा, फिजिक्स के साथ साथ करवा दूंगा, केमिस्ट्री के बाद में करवाऊंगा, और फिर आपके रिस्पॉन्स के बेसिस में मैं आपके
टॉपिक वाइज भी करवा दूंगा। तो आप इतनी दिक्कत मत लो, मैं आपका स्टार्ट करूंगा। अगर मैं डिले कर रहा हूँ इसका मतलब कुछ ना कुछ रीज़न है, मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, चीज़ों को अरेंज करके लाऊंगा। आपको भी पता है कि जब लेक्चर आता है तो फिर वो अच्छा लेक्चर आता है। तो अगर ऐसे करना हो ना, काम टपाना हो, जस्ट वीडियो में व्यूज़ और वो काइंड ऑफ करना हो कि जब बताना हो कि रोज़ वीडियोज़ आ रही हैं 2-3 तो मैं रोज़ ले आऊँ, बट उसका बेनिफिट नहीं है ना, मेरे पास इतना टाइम है ना मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। तो जस्ट 100% अच्छा कंटेंट लेके मैं आपके पास आऊँगा, 1-2 दिनों में आ जाऊँगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मॉक टेस्ट 25 के बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे, विद इन 2-3 डेज में मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा, कब कब डेट्स वगैरह, पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का मैं आपको बता दूंगा, फॉरेस्टर की तो हम बाद में मॉक टेस्ट वगैरह देख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आएगा। देखो साथ ही ना लगे आज जो ब्लड रिलेशन वाला अगर आपने टॉपिक नहीं करा है वो कवर कर लेना, साथ साथ देख लेना यार। तो मतलब ऐसे अपने सिर भी बर्डन नहीं बनाना, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके देखो, आप जिन कमेंट्स करते हो ना जिन टॉपिक से, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े होंगे, थोड़ा सर्च आउट करो, चीज़ें ढूंढो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैं आपको गारंटीड रहता हूँ, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, वहीं पर हम पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ। इंस्टाग्राम में डेली करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, वो भी साथ साथ देखते चलो, करंट अफेयर्स का पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। एंड कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करना, और जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए जिसके रिलेटेड वीडियोस वो बताओ, उसके बेसिस में ही वीडियोस आपको आती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन कमेंट सेक्शन में बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है जल्दी, ठीक है। अब बाद में डायरेक्शन सेंस और बाकी चीजें भी स्टार्ट करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।